नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए थे 4 जून को। शपथ ग्रहण कर ली थी प्रधानमंत्री पद की नरेंद्र मोदी जी ने 9 जून को। और उसके बाद ये जो इंडी अलायंस है, इसकी कोई बैठक नहीं हुई। उस समय तो मीडिया में तो बड़ा आया था कि एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 293 सीटें मिली हैं और कांग्रेस के सरपरस्ती वाले इंडी अलायंस को 232 सीटें मिली हैं, जिनमें 99 सीटें कांग्रेस की हैं। लेकिन उसके बाद अभी तक भी इंडी अलायंस की कोई बैठक नहीं हुई। बीच में आपको याद होगा, जब कीर्ति आजाद के एक बयान के बाद अखिलेश यादव से लेकर के उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कई लोगों ने, अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि जो सुझाव है वो बिल्कुल सही है। सुझाव क्या था कि ममता बनर्जी को अब इंडी अलायंस का चेयरपर्सन बना दिया जाए, वो कलकत्ता से ही इसे चला लेंगी। क्योंकि उमर अब्दुल्ला से लेकर के तमाम लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस इसे चला ही नहीं रही है, इसको डंप कर दिया है, जब इसकी बैठकें ही नहीं हो रही। और अगर ये केवल लोकसभा चुनाव तक था तो इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने भी कह दिया था, लालू यादव ने भी कह दिया था। लेकिन अब ऐसा क्या है कि आज शाम को 7 बजे इसकी वर्चुअल बैठक होने जा रही है। आमने सामने अब भी नहीं बैठ रहे हैं। और जयराम रमेश ने जो बातें बताई हैं, जो तर्क दिए हैं और जो वजह बताई है कि ऑनलाइन ये बैठक क्यों हो रही है, क्योंकि कोविड काल भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि रास्ते बंद हों, फ्लाइट बंद हों, ट्रेनें बंद हों। जिन जिन राज्यों में ये नेता रहते हैं, जिन जिन क्षेत्रीय दलों के ये नेता हैं, आराम से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते हैं फ्लाइट पकड़ करके। और इनमें ऐसे कई सक्षम हैं जो चार्टर प्लेन भी लेकर के आ सकते हैं। लेकिन पहले बताया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह मीटिंग हो रही है। उसके बाद अब नई सूचना आई कि नहीं नहीं, ये ऑनलाइन वर्चुअल होगी, क्योंकि कई नेताओं की अनुपलब्धता की वजह से ये फैसला लेना पड़ा है। पहले सूचना आई थी कि टीएमसी बैठक में शामिल नहीं हो रही है। अब बताया गया कि अभिषेक बनर्जी ऑनलाइन जुड़ जाएंगे। पर केजरीवाल और उनकी पार्टी अब ये कह रही है कि हम तो इंडी अलायंस का अब हिस्सा ही नहीं है, लिहाजा हम इस बैठक या कांग्रेस के नेतृत्व में कोई भी मुहिम चल रही है उसका हम हिस्सा नहीं है। यानी वो निकल भागे हैं। उन्होंने कहा कि हम तो गुजरात में अकेले लड़े, हम हरियाणा में अकेले लड़े, हम दिल्ली में अकेले लड़े। और संजय सिंह ने यह भी कह दिया कि इस दौरान, यानी पिछले 1 महीना या 13 महीना में, एक साल या 13 महीना में कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे की भी आलोचना कर चुकी, अखिलेश यादव की भी आलोचना कर चुकी, ममता बनर्जी की भी आलोचना कर चुकी, आम आदमी पार्टी के बारे में भी कुछ बयान दे चुकी। तो अगर उसको नेतृत्व करना है तो सबको सम्मान देना और सबको साथ लेकर के चलना उसकी ही जिम्मेदारी बनती है। तो ये तो थी वो सूचनाएं जो आज की इनकी बैठक से रिलेटेड है। अब जयराम रमेश ने क्या एजेंडा बताया है इस बैठक का कि ये क्यों हो रही है? हो तो इसलिए रही है क्योंकि 21 जुलाई से 21 अगस्त तक कुल मिलाकर के संसद की
21 बैठकें होनी हैं और उनमें फ्लोर मैनेजमेंट के लिए कांग्रेस को लगा कि 13 महीने बाद अब फिर से एक बार इंडी अलायंस के घटक दलों की बैठक बुलाई ली जाए। ये अलग बात है कि अभी सब वर्चुअली जुड़ने के लिए तैयार हुए हैं। सब हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं, ये मीटिंग के बाद पता लगेगा। क्योंकि इस बीच तो कई दलों के नेताओं ने कहा कि अब ये इंडी विंडी को खत्म करना चाहिए, इसकी कोई भूमिका रही नहीं है, इसकी कोई बैठक भी नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं, कोई मीटिंग भी नहीं, कुछ नहीं। अब कांग्रेस को लगा कि इसकी मीटिंग बुलानी चाहिए, तो कई दूसरे दलों को भी लगा कि हाँ, बुला ही लेनी चाहिए। उनको क्यों लगा, जरा इसको भी बताएंगे। तो जयराम रमेश ने कहा कि इसके जो एजेंडे हैं बैठक के और पार्लियामेंट में जो हमारा सारे इंडी अलायंस के घटक दलों का रुख रहेगा, दिशा रहेगी, मुद्दे रहेंगे, वो भी उन्होंने मीटिंग से पहले ही बता दिए मीडिया को। उन्होंने कहा कि एक तो जो बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण हो रहा है, उसको लेकर के हमें बड़ी आपत्ति है। जो तौर तरीका अपनाया गया है और जिस तरीके से ये जानकारी मिल रही है कि करीब 35 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए जाएंगे, तो ये लोग तमाम तरह के स्पष्टीकरण मांगने के मूड में हैं और अब तो इन्होंने चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताना शुरू कर दिया है। दूसरा मुद्दा ये बता रहे हैं कि जो मीटिंग में तय किया जाएगा वो है ऑपरेशन सिंदूर अचानक क्यों रोक दिया गया। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे कहने पर नरेंद्र मोदी ने, जो राहुल गांधी की भाषा है, नरेंद्र सरेंडर। तो ये 3 मुद्दे मेनली हैं। वैसे चीन का मुद्दा भी है जिस पर ये लोग हाय हल्ला करेंगे। चीन का कौन सा मुद्दा है, इसका खुलासा इन्होंने नहीं किया। पहलगाम के हमलावर अभी तक पकड़े नहीं गए, वो न्याय के कटघरे में नहीं खड़े किए जा सके, इस पर भी ये लोग बवाल करेंगे और पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो जयराम रमेश ने बताई, उन्होंने कहा कि इन सारे मुद्दों पर हम कम से कम 2 दिन की बहस चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आकर के चर्चा का जवाब देना होगा। याद करिए मणिपुर को लेकर के ये किस तरीके से प्रधानमंत्री पर हमलावर थे और किस किस तरह की शर्तें उस समय लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री ही मणिपुर पर आकर के जवाब दें। अब प्रधानमंत्री ने जब भाषण दिया था तो जवाब तो बहुत ठीक तरीके से इनको दे दिया गया था, पर वो भाषा शायद अब इनकी समझ में आनी बंद हो चुकी है। लेकिन जितने कारण बताए हैं जयराम रमेश ने, इनमें सबसे अहम कारण क्या है? वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, 2 घटनाएं इस बैठक के पहले दिन हुई हैं। एक घटना ये कि अमेरिका के विदेश विभाग ने पहलगाम आतंकी हमले या जेनोसाइड में जो शामिल रहा टीआरएफ, उसको अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कुछ बयान दे रहे थे मध्यस्थता को लेकर के, दूसरी चीजों को लेकर के, और जिस तरह भारत, रूस और चीन आरआईसी को फिर से पुनर्जीवित करने के मूड में आ गए हैं, ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब कान दबा लिए हैं और जो भारत की मांग थी, जो चाहता था भारत, उसे खुश करने के लिए अब टीआरएफ को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इसके क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, इस पर एक अलग से चर्चा की है मैंने मेजर जनरल ए के शिवाच और
अमजद अय्यूब मिर्जा के साथ, वो आप अलग वीडियो में देख पाएंगे। एक डेवलपमेंट ये, और दूसरा डेवलपमेंट ये कि एक दिन पहले ही राहुल गांधी के जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है जमीन घोटाले के मामले में। वैसे तो एक और घटना है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने शराब घोटाले के मामले में कल ही गिरफ्तार किया है। तो चलो ये पृष्ठभूमि में आपके दिमाग में रहें। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं कि ये मीटिंग और ये जो एकत्रीकरण और ये जो सिर जुटा करके मंथन करने और आगे की दिशा तय करने और पार्लियामेंट को ना चलने देने का जो इन लोगों ने ये बैठक बुला करके इंतजाम किया है या करने वाले हैं, ये क्यों कर रहे हैं? एक्चुअल में ये मीटिंग बुलाने की जरूरत इनको क्यों पड़ गई है? आपको ध्यान होगा, जब दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले थे तो दिल्ली में एक बहुत सघन अभियान चला था फर्जी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से अलग करने का, और जिनके नाम दर्ज नहीं हुए हैं उनके नाम दर्ज करने का। तो उस समय आम आदमी पार्टी से लेकर के तमाम दलों ने जो जो यहाँ चुनाव लड़ना चाहते थे, जिनमें कांग्रेस भी थे, उसने कुछ सवाल खड़े करने शुरू किए थे। इसके बावजूद वो अभियान पूरा सिरे चढ़ा था, यानी रुका नहीं था। चुनाव आयोग ने उसको ना रोकने का फैसला किया था। आपको ये भी याद होगा कि महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों को लेकर के और लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में 8 से 10% वोटर बढ़ने को लेकर के राहुल गांधी ने बड़ा रायता फैलाया है, बड़े बयान दिए हैं और मैच फिक्सिंग तक के नाम दे दिए। इसके बावजूद के देवेंद्र फडणवीस ने भी और चुनाव आयोग ने भी ये बात कही थी कि भाई ये पहली बार नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र में हर बार ऐसे ही होता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में मतदाताओं के नाम जुड़ते हैं जो 18 साल के हो जाते हैं या जो बाहर से आते हैं, उनके नाम जो है वो जुड़ते हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था। आंकड़े भी दिए गए थे कि इससे पहले जब 2019 में चुनाव हुए थे तब कितने अलग अलग क्षेत्रों में जुड़े थे, उससे पहले 2014 में जब चुनाव हुए थे तब कितने जुड़े थे, लेकिन वो उस मुहिम को आगे बढ़ा रहे थे। तो राहुल गांधी की सारी शंकाएं दूर हो जाएं, इसलिए चुनाव आयोग ने फैसला कर लिया कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले विशेष पुनरीक्षण का काम कंप्लीट करके रहेंगे, कहने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ेंगे। अब इनको इस पर भी ऐतराज है, तेजस्वी यादव को भयंकर ऐतराज है, सारे विपक्षी दलों को परेशानी है, और जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं वहां से, वो तो इनके लिए और भी बहुत बड़ा सिरदर्द खड़ा कर रही है। अब जानकारी ये मिल रही है कि 30 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम कटने जा रहे हैं। जो बीएलओ और उनकी टीम घर घर गए हैं वेरिफिकेशन के लिए, 14 लाख मतदाता अपने घरों पर नहीं मिले हैं। 10,50,000 की मौतें हो चुकी हैं और 7,89,00,000 में से 6,60,67 ने अपना वेरिफिकेशन भर दिया है, यानी 88% ने भर दिया है। करीब 11% बचे थे 2 दिन पहले तक। आज की सूचना ये है कि अब केवल 7% बचे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं जमा किया, वो भी जमा कर देंगे, वो भी सारा काम हो जाएगा। तो जानकारी ये मिल रही है कि 4,82,000 के नाम
2 जगह पाए गए हैं, यानी 29 से लेकर के 30 लाख तक मतदाताओं के नाम कटने जा रहे हैं। और इनको क्या लगता है, यानी तेजस्वी यादव को, लालू यादव को, आपके राहुल गांधी को, इन सबको लग ये रहा है कि ये जो मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं वहां सबसे ज्यादा नाम काटे जा रहे हैं। अब ये भी दिलचस्प है, 38 जिलों में से 37 जिलों में आधार कार्ड आबादी से ज्यादा है। केवल एक जहानाबाद है जहां केवल सेचुरेशन जो औसत है वो 97% है, वरना बिहार के अधिकांश जिलों में आपके आधार कार्ड ज्यादा हैं, मतदाता कम हैं। तो ये आधार कार्ड किसके अधिक बने हुए हैं? जनसंख्या आबादी के हिसाब से आधार कार्ड ज्यादा बने हुए हैं। तो क्यों बने हुए हैं, किसने बनवाए हैं, कौन हो सकते हैं ये? तो उनमें जो मैंने बताया, बहुत सारे ऐसे हैं जो बिहार छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले गए, उनके भी अभी तक काम कर रहे हैं आधार कार्ड। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी मौतें हो चुकी हैं, वो आधार कार्ड बंद नहीं करवाए गए। और 4,82,000 के आसपास ऐसे हैं जिनके 2 जगह नाम चढ़े हुए हैं, 2 जगह के मतदाता कार्ड बने हुए हैं। तो उनके क्या नाम नहीं कटेंगे? लेकिन इनको लग रहा है कि जो 5 जिले हैं उन पर चुनाव आयोग का कुछ ज्यादा ही कड़ी दृष्टि हो रही है। इनमें कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज है, अररिया है। ये 4 तो ऐसे हैं जहां पर 126 यानी 100 पर 126 आधार कार्ड या 123 आधार कार्ड हैं। अब आप देखिए कटिहार में क्या हाल है। 100 पर 126 आधार कार्ड, यहां आप ये समझिए कि किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी है, कटिहार में 44% मुस्लिम आबादी है, अररिया में 43% मुस्लिम आबादी है, पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है। और पूर्णिया में 123, 100 पर 123, कटिहार में 100 पर 123, किशनगंज में 100 पर 126। ये हालत है बिहार में आपके आधार कार्ड की। कितने मतदाता है, कितने वहां पर मुस्लिम हैं, और उस एरिया में ये जो आधार कार्ड है ये कितने बन रहे हैं? मेरे पास तो बहुत डिटेल जानकारी है, उतनी डिटेल जानकारी देने की जरूरत भी नहीं है। सुपौल में 100 में 117 है, शेखोपुरा में 118 है, बेगूसराय में 115 है, गोपालगंज में 115, सहरसा में 114, पटना में 113, 100 पर 113, पश्चिमी चंपारण में 112, दरभंगा में 112, शिवहर में 112, भागलपुर में 111, बांका में 111। 14 जिले में तो 10% से अधिक आधार कार्ड है। और ये अकेले साफ बिहार की बीमारी नहीं है। मैं आपको कार्यक्रम समाप्त करने से पहले बता दूं कि बिहार में करीब 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक माने जाते हैं। और उन 47 क्षेत्रों में जो गुलगपाड़ा हुआ है, जिस तरह से मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, एक फिगर है मेरे पास, अभी जुलाई में ही नए आवेदन करने वालों की संख्या एक जिले में ही 1,27,000 थी। तो ऐसे में किसकी घंटियां नहीं बजेंगी, खतरे की घंटियां
नहीं बजेंगे। ये तो है बिहार का मसला। तो बिहार में इतने फर्जी फेक घुसपैठियों के, या जिनकी मौतें हो चुकी, या जो बिहार छोड़ चुके, या जिनके डबल नाम है, उनके नाम अगर कट रहे हैं, तो इन लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इनको लगता है कि जितने भी नाम कटेंगे ये सब हमारे मतदाता हैं। और तेजस्वी तो कह चुके कि 2 से 2,500 भी अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मतदाता कट गए, उनके नाम कट गए, तो चुनाव पर इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अब आ जाइए बंगाल। ममता बनर्जी ने भी इस मुहिम का, विशेष पुनरीक्षण का विरोध किया है। और ये विरोध क्यों क्यों किया है? बंगाल में 120 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती हैं, और 2021 के विधानसभा चुनाव में 65% से अधिक मुस्लिम मतदाता, उनके वोट टीएमसी को मिले थे, ममता बनर्जी को मिले थे, और कांग्रेस और लेफ्ट को इनके थे करीब 20% के आसपास। अच्छा, ये उत्तरी दिनाजपुर है, दक्षिण दिनाजपुर है, मालदा है, मुर्शिदाबाद है, यहां सर्वाधिक मुस्लिम बाहुल्य सीटें। इसी तरीके से दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, कई सीटें यहां भी मुस्लिम बाहुल्य हैं, और यहां मुस्लिम निर्णायक मतदान करते हैं। ये इलाके, मालदा, मुर्शिदाबाद, कुछ दूसरे इलाके, ये बांग्लादेश की सीमा से भी लगे हुए हैं। और जो मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ था, मुर्शिदाबाद के सैकड़ों परिवार, हिंदू परिवारों को जाकर के मालदा के शिक्षण संस्थानों में सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ी थी। यहाँ पर किस किस तरह के मतदाता बने हुए हैं, क्या इनकी पैमाइश नहीं होनी चाहिए? और इसी तरीके से मैं देख रहा था असम, असम में 15 जिले इस समय, उनकी जो पहचान थी वो बदल चुकी है। वहां 15 जिले मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, विधानसभा के जो वहां उपाध्यक्ष हैं, नोमल मोमेन, ये उनका बयान है। और उनका कहना यह है कि निचले असम से ऊपरी असम तक जो घुसपैठिए हैं, वो अपना डेरा जमा चुके हैं, अपनी जड़ें जमा चुके हैं। कांग्रेस पर उनका आरोप है कि वो असम को इस्लामिक स्टेट बनाने पर तुली हुई है। गोलाघाट है, इसके अलावा स्वरूपथर है। इन जिलों में तो 60 से 70% के आसपास आप समझिए कि आबादी का जो कहते हैं कि घनत्व बढ़ा है। इनका कहना यह है कि जब हम छोटे थे तब इन 2 जिलों में, गोलाघाट और स्वरूपथर में, मुश्किल से मुसलमानों के 60-70 घर रहे होंगे, और आज अगर जाकर के देखें तो ये 6 से 7 हजार घरों में तब्दील हो चुके हैं। और जो मूल असमी हैं, उनके लिए ये खतरे की घंटी है। उनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं, जहां जहां इनका प्रभाव, इनकी आबादी बढ़ रही है, लोग अपने आप ही अपने घरों को, अपनी जमीनों को, संपत्तियों को बेच करके वहां से निकल जा रहे हैं। तो अगर ये एक सघन अभियान चल रहा है कि घुसपैठियों के, जैसे जानकारी मिली थी बिहार में नेपाल के, बांग्लादेश के, रोहिंग्याज, म्यांमार से आने वालों के नाम भी मतदाता सूची में हैं, उनके भी मतदाता पहचान पत्र बने हुए हैं। तो इन लोगों को मीटिंग करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है, और संसद को रोकने की जरूरत इसलिए पड़ रही है, रणनीति बना रहे हैं ताकि किसी तरीके से इस अभियान को रोका जाए। चुनाव आयोग भी और केंद्र सरकार भी एडमेंट है कि जो फेक मतदाता हैं,
जो घुसपैठिए मतदाता बन गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी, जो उन राज्यों में रह नहीं रहे हैं, उनके अब मतदाता पहचान पत्र रद्द होने चाहिए। तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन इन लोगों को दिक्कत है। ये सारे के सारे दल जो इसका विरोध कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ये इन्हीं फेक वोटर्स के बेस पर चुनाव लड़ते और जीतते रहे हैं, सीटें जीतते रहे हैं। अगर वही हटा दिए जाएंगे तो फिर इनके तो जीवन मरण का प्रश्न है, इनके तो अस्तित्व पर आंच आ जाएगी, ऐसा इन लोगों को लग रहा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।